बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ को डिस्कस किया जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। हमने लाइफ को डिफाइन किया था कि लाइफ इज़ द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। लाइफ खूबियों का मजमूआ है और उन खूबियों की वजह से दैट डिस्टिंग्विश हम फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कुछ ऐसी खूबियाँ जिसकी वजह से हम एक चीज़ को लिविंग कहेंगे और एक चीज़ को नॉन लिविंग कहेंगे, उन खूबियों का मजमुआ लाइफ कहलाता है। आपकी बुक में ये जो लाइफ की प्रॉपर्टीज़ हैं ये 7 डिस्कस की गई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने के लिए ये 7 प्रॉपर्टीज़ का होना उसके अंदर ज़रूरी है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। यही बात लिखी गई है, दीज डिफाइन द लिविंग थिंग्स। अगर किसी चीज़ में ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं। वो लिविंग थिंग है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, चूंकि हमारा टॉपिक सेल से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लिविंग थिंग कहलाएगी। और एक सेल, लास्ट लेक्चर में ये बात भी डिस्कस हुई थी कि एक सेल इन 7 की 7 प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, कि दुनिया का सबसे छोटा यूनिट जिसके पास लाइफ है वो सेल है। तो सेल के लिहाज से हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। यानी सेल के पास भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सेल परफॉर्म ऑल दीज फंडामेंटल एक्टिविटीज़। तो एक सेल इन सारी जो बुनियादी खसूसियात हैं उनको परफॉर्म करेगा दैट करेक्टराइज लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक हैं। तो इनको प्रॉपर्टीज या फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग कहा जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? मूवमेंट, कि सेल मूव कर सकता है। अच्छा, जो मूवमेंट के ना मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से दूसरी जगह गया तो ये मैंने मूवमेंट की, और दूसरा मैं अगर अपनी जगह पे हाथ हिलाना शुरू कर दूं तो मैंने अपनी जगह तो नहीं बदली, लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ मूव कर रहा हूँ। तीसरी, अगर मैं यहाँ ऐसे भी खड़ा हूँ तो आपको लगेगा शायद मेरे अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, हालांकि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है। मेरा दिल मूव कर रहा है, मेरा जो स्टोमिक है उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो ये सारी मूवमेंट मेरी बॉडी के अंदर हो रही है। तो इसी तरह सेल भी इसी तरह की मूवमेंट्स शो करता है। बाज़ दफ़ा सेल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। जैसे यहाँ स्पर्म सेल की एग्जांपल दी गई है कि स्पर्म सेल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह एक इंसान को चलने के लिए टांगें दी गई हैं, इसी तरह स्पर्म सेल को चलने के लिए फ्लैजेला दी गई। तो फ्लैजेला ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल को एक जगह से, जिसके पास भी फ्लैजेला होता है वो सेल को मूव करवाता है। तो स्पर्म सेल मूव विद देयर फ्लैजेला, वो अपने फ्लैजेला की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आमतौर पे स्पर्म सेल ने चूंकि एग को सर्च करना होता है तो इस वजह से ये ज़्यादातर मूवमेंट शो करते हैं। और वो ये मूवमेंट कौन सी है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाने, इसको लोकोमोशन भी कहा जाता है। अच्छा, वाइट ब्लड सेल बजाते खुद मूव नहीं करते, ब्लड चूँकि सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड को सर्कुलेट कौन करवा रहा है? हमारा दिल। तो ब्लड की सर्कुलेशन के साथ साथ वाइट ब्लड सेल भी क्या कर रहे होते हैं? सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल के पास कोई इस तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, यानी ऐसा ऑर्गन जो लोकोमोशन करवाए। फ्लैजेला, सिलिया, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं सेल के लिए। तो वाइट ब्लड सेल के पास कोई इस तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो ये कैसे मूव करते हैं? वाइट ब्लड सेल ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये खून के बहाव के साथ मूव कर रहे होते हैं। और ये मूव करके जाते कहाँ हैं? ज़्यादातर हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल का काम होता है इन्फेक्शन वगैरह, या हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी की कुव्वत मुदाफ़ियत है। तो अगर खुदा न खास्ता हमारी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह गए हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल पूरी बॉडी से यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक पहुँचते कैसे? वो ब्लड के ज़रिए से बहरहाल चाहे वो खुद मूव करे या किसी के ज़रिए से मूव करे, तो मूवमेंट तो हो रही है। तो बहरहाल वाइट ब्लड सेल ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू फाइट इन्फेक्शन, तो वहाँ जाके वो इन्फेक्शन से लड़ेंगे। अच्छा, सेल के अंदर भी मुसलसल मूवमेंट हो रही है, और सेल के अंदर जो मूवमेंट होती हैं इनके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोसिस। यानी एक सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म हमेशा मूव कर रहा होता है। अच्छा, इस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनेली होते हैं या सेल की जो चीज़ें हैं वो सेल में एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं।
सपोज कर लेते हैं एक जगह यहाँ चीज़ बनी, उसकी ज़रूरत यहाँ है, तो अगर सेल के अंदर मूवमेंट होगी तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा सकती है। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब वो सेल के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन लाइट यहाँ है। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, इसने लाइट के ज़रिए से फोटोसिंथेसिस करनी होती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट अगर मूव करेगा सेल के अंदर तो तब ये लाइट तक पहुंच सकता है। तो इसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट सेल की जो मूवमेंट के साथ साथ मूव करेगा और यहाँ पहुंचेगा और लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस को आसानी से, तो सेल के अंदर भी चीज़ें मूव कर रही हैं ताकि सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करना आसान हो। तो बहरहाल मूवमेंट में अब सेल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वाइट ब्लड सेल ब्लड के बहाव के साथ मूव कर रहे हैं, और जो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है, हम आगे पढ़ेंगे जो सेल की जो मूवमेंट है वो किस तरह होती है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वो किस तरह ये घूम रहा है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनेली फिर इस मूवमेंट के साथ साथ मूव करेंगे और फिर वो अपने जो वाइटल का मतलब जो इनके अहम काम है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का अहम काम है फोटोसिंथेसिस करना, तो ये फिर अफलाइट वाली जगह पे पहुंच के फोटोसिंथेसिस करेगा। तो सेल की मूवमेंट की वजह से इनके लिए अपने फंक्शन को परफॉर्म करना आसान होता है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिएंट का हासिल करना, सेल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट। अच्छा, न्यूट्रिएंट होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो न्यूट्रिएंट कहलाएगी। कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, उनके काम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रिएंट कहलाएगी। और न्यूट्रिएंट हासिल कहां से किए जा रहे होते हैं? एनवायरनमेंट से। अच्छा, न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या है? बाज़ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और न्यूट्रिएंट की वो टाइप जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है वो फूड कहलाती है। क्लियर? न्यूट्रिएंट से सेल अपने स्ट्रक्चर भी बनवाता है, यानी सेल की जितनी भी चीज़ें बन रही होंगी वो न्यूट्रिएंट के ज़रिए से ही बनाई जा रही, और सेल इन न्यूट्रिएंट के ज़रिए से बायोकेमिकल रिएक्शंस भी करवाता है। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से ली जाती है, पानी एनवायरनमेंट से लिया जाता है, फिर दोनों को मिला के लाइट की मौजूदगी में फूड बनाया जाता है। तो फूड का बनना एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का तो आपको पता है कि जब दो केमिकल रिएक्ट करेंगे वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा, या इन शॉर्ट इसको मेटाबॉलिज्म भी हम कह सकते हैं। इन शॉर्ट इसको मेटाबॉलिज्म भी कहा जा सकता है। तो बहरहाल जो सेल ने न्यूट्रिएंट हासिल किए हैं इन्वायरमेंट से वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। उससे एनर्जी भी, जैसे फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे सेल के स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और उससे जो सेल की ज़रूरत है केमिकल रिएक्शन, फिर इन केमिकल रिएक्शन से ज़ाहिर बात है चीज़ें बनेंगी या चीज़ें टूटेंगी, तो फिर आगे मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स आ जाती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो बहरहाल ये सेल की रिक्वायरमेंट को ये केमिकल रिएक्शंस पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे मैं क्या, न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में इस फूड को तोड़ के एनर्जी निकाली जाती है। जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो वो प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी निकाली जाती है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मकसद क्या है? सेल जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का वर्ड जब भी आएगा, और ख़ास तौर पे ये जो रेस्पिरेशन है ये इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन है। आगे हम रेस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, तो वो रेस्पिरेशन जो हमारे पास सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है? सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी है, सांस का लेना, जैसे ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। उसको ब्रीदिंग भी कह सकते हो, वेंटिलेशन भी कह सकते हो। तो वो तो जस्ट गैसियस एक्सचेंज है, लेकिन जो असल मकसद रेस्पिरेशन का है, जिसको हम सेल लेवल की रेस्पिरेशन कहते हैं, इसका मकसद ये है कि इसने एनर्जी फूड से निकाल के सेल को प्रोवाइड करनी। अच्छा, ये जो एनर्जी फूड से निकलती है, फिर सेल क्या करता है? इस फूड से की एनर्जी से ATP बनाता है। यानी जैसे फूड में हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो सेल क्या करेगा? इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। अब ग्लूकोज एक फूड है या फ्यूल ऑफ द सेल है, उससे एनर्जी निकालेगा। फिर सेल क्या, ये ATP क्या करेगी? सेल की जहां भी जरूरत होगी वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इस वजह से चूंकि
एटीपी सेल की ज़रूरत को पूरी करता है, जैसे पैसा हमारी ज़रूरियात को पूरी करता है ना, तो इसी तरह एटीपी सेल की एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करता है। इस वजह से इस एटीपी के मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी जब भी वर्ड आएगा तो आपने फ़ौरन ध्यान में रखना है एटीपी। एटीपी एब्रीविएशन किसका है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ये एब्रीविएशन किसका है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया। तो बहरहाल ग्लूकोज से एनर्जी निकली, उस एनर्जी से सेल एटीपी बनाता है, और फिर जब भी सेल को कहीं भी एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी को तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एटीपी। इस वजह से ये सेल के एनवायरनमेंट के अंदर एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है कि ये एनर्जी की ज़रूरियात को पूरी करेगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एनर्जी करेंसी? तो एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी का मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक्सक्रीशन क्या है? सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदे की बन जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेस्ट कहलाती हैं, और बाद वेस्ट ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। तो जाहिर बात अगर वो सेल के अंदर जमा होते रहे तो फिर सेल का इन्वायरमेंट ख़राब हो सकता है, सेल को इवन सेल की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से उन वेस्ट का जो ख़ास तौर पे टॉक्सिक भी हैं, अगर टॉक्सिक ना भी हो तब भी उस वेस्ट का सेल से बाहर निकलना ये एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर बॉडी में वेस्ट जमा होता रहेगा तो बॉडी की डेथ हो सकती है। अच्छा, सेल के अंदर जब भी कोई वेस्ट बनेगा, जैसे मैं कहता हूँ सेल के अंदर वेस्ट बना, तो सेल ने इस वेस्ट को बाहर निकालना है। अब जब बाहर निकालना है तो वो या तो डिफ्यूजन का इस्तेमाल करेगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। डिफ्यूजन में क्या होता है? उसमें चीज़ हाई कंसंट्रेशन यानी जहाँ ज़्यादा मिकदार है और उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही होती है। यानी अगर वेस्ट सेल के अंदर हाई है और बाहर इन्वायरमेंट में लो है तो हाई से लो की तरफ जाना ये डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा वेस्ट सेल के अंदर लो होता है और इन्वायरमेंट में हाई होता है। इन्वायरमेंट में हाई कैसे हो रहा है? अगर सेल मुसलसल वेस्ट को बाहर निकालता रहे, हो सकता है वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली हाई। तो फिर सेल जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा इस वेस्ट को निकालने के लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, लेकिन इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ऊपर से कोई चीज़ गिराओ तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन नीचे से ऊपर लाओ तो एनर्जी चाहिए। तो लो से हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई से लो एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो जब भी चीज़ हाई से लो की तरफ आएगी उसको डिफ्यूजन कहा जाएगा, तो यहाँ एनर्जी नहीं चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, यहाँ एनर्जी चाहिए होगी। तो बहरहाल मकसद क्या होता है? प्रिवेंटिंग टॉक्सिक बिल्डअप, कि जो जहरीली चीज़ें, टॉक्सिक कहते हैं जहरीली चीज़ों, बिल्डअप का मतलब ज़्यादा होना, सेल के अंदर जहरीली चीज़ को ज़्यादा होने से प्रिवेंट किया जाए, बचाया जा सके। यानी मतलब क्या है कि सेल ने अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए वो डिफ्यूजन का इस्तेमाल भी कर सकता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकता है। और मकसद क्या होता है? ताकि जहरीली चीज़ को, जो जहरीला वेस्ट है, उसको सेल में जमा होने, बिल्डअप का क्या मतलब? सेल में जमा होने से बचाया जा सके। पांचवी प्रॉपर्टी, होम्योस्टेसिस का मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस है क्या? हमारे जितने भी सेल है या बॉडी है उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, और सारे जो चीज़ें, सारे जो फंक्शन है वो एक मखसूस इंटरनल इन्वायरमेंट में काम करती हैं। तो बॉडी की पूरी कोशिश होती है कि उस इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल और मेंटेन रखे। जैसे हमारे बॉडी में 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का होना ज़रूरी है बॉडी फंक्शंस के लिए। अगर टेम्परेचर 37 की बजाय 42, 43, 44 हो जाता है तो हमारे सारे जो एंजाइम्स हैं जो 37 पर सही काम करते हैं वो डीनेचर, ख़राब, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। अगर 30 हो जाता है, 25 हो जाता है तो एंजाइम इतने स्लो हो जाएंगे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को वो पूरी नहीं कर सकते। तो ये तो मैं सिर्फ टेम्परेचर के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बॉडी की हर चीज़ इसी तरह है। बॉडी में इतना पानी होना चाहिए, इतना सोडियम होना चाहिए, इतना पोटाशियम होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए। हर चीज़ की एक रेंज है। जब वो रेंज से ज़्यादा होगा तब भी नुकसानदेह है, रेंज से कम होगा तब भी नुकसानदेह है। तो इसी तरह जब एक बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, अपनी चीज़ों को रेंज से बाहर निकलने नहीं देती, इसी तरह एक सेल भी अपने अंदर की चीज़ों को रेंज से बाहर निकलने नहीं देता। रेंज का क्या मतलब है? ना हाई होने देगा ज़रूरत से, ना लो होने देगा ज़रूरत से। अच्छा, वो काम करेगा कैसे? पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि दुनिया का हर सेल अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है। स्टेबल का मतलब यहाँ कांस्टेंट ही है। अब ये रखेगा कैसे? बाय रेगुलेटिंग।
रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना, वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि हमें एक चीज़ ए है, उसके 10 मॉलिक्यूल सेल को चाहिए। अब इस ए का ज़रूरत से ज़्यादा होना भी सेल के लिए नुकसानदेह और ज़रूरत से कम होना भी सेल। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नुकसानदेह? बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, कम हो जाए तो शुगर लो हो जाती है। तो दोनों कंडीशन, शुगर का हाई होना ये भी नुकसानदेह, शुगर का लो होना ये भी नुकसानदेह। तो इसी तरह सेल के एनवायरनमेंट में भी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भी नुकसानदेह, कम भी। अब 10 मालिक्यूल चाहिए, इसके हो गए 20 मालिक्यूल। अब ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा मालिक्यूल उनको बाहर निकाल देगा। अच्छा, अगर इस हो गए 5, तो ये बाहर से 5 हो सकते हैं अंदर ले आए। तो इन शॉर्ट सेल अपनी चीज़ों को रेंज में, लिमिट में कैसे रखता है? अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनको निकाल देता है, ज़रूरत से कम है तो वो बाहर से मंगवा लेता है। तो इस तरह ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करता, उनके लेवल को बरकरार रखता है। तो सेल मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग। तो ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को। ये नहीं कि हर चीज़ आई जा रही है और हर चीज़ बाहर जा रही है, ऐसा नहीं है। ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी जो चीज़ें मेम्ब्रेन से गुजर के अंदर आ रही हैं या बाहर निकल रही हैं उनको कंट्रोल में रखेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं तो मेम्ब्रेन से गुजार के बाहर निकाल देगा, कम है तो अंदर ले आएगा। तो इस तरह ये होमियोस्टेसिस मेंटेन रहते हैं। अच्छा, ग्रोथ, सेल जो न्यूट्रिएंट लेता है, न्यूट्रिएंट से वो अपने सेल के कंपार्टमेंट या चीज़ें बनाते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब जो सेल की चीज़ें हैं वो बनाते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेल में थोड़ी चीज़ें बनेंगी, सेल छोटा होगा। सेल में ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, सेल बड़ा होता है। तो जितनी ज़्यादा सेल में चीज़ें बनती चली जाएंगी, सेल की ग्रोथ और साइज में इजाफा होता चला जाएगा। तो बहरहाल हर सेल ग्रो करता है। ग्रो कैसे करता है? वो न्यूट्रिएंट को इन्वायरमेंट से लेता है और फिर इन न्यूट्रिएंट से अपने सेल की चीज़ें बनवाते हैं। अच्छा, उसके बाद रिप्रोडक्शन। आमतौर पर जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो रिप्रोडक्शन में हम समझते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो सेक्सुअल करते हैं या एसेक्सुअल करते हैं। लेकिन अगेन ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये लाइफ की करैक्टरिस्टिक तो है, लेकिन ये लाइफ की करैक्टरिस्टिक को सेल के लेवल पे पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ जितने भी हमने बातें की हैं वो सेल से रिलेटेड की हैं। अगर आप देखें यहाँ रेस्पिरेशन सेल का वर्ड आया, न्यूट्रिशन में सेल का वर्ड आया, मूवमेंट में सेल्स की बात हो रही है। तो हम सारी चीज़ों को किससे रिलेटेड कर रहे हैं? सेल से। तो यहाँ रिप्रोडक्शन से मुराद वो नहीं है सेक्सुअल एसेक्सुअल, तो यहाँ रिप्रोडक्शन से मुराद सेल डिवीजन है। ठीक है, क्योंकि सेल अपनी जो अगली जनरेशन बनाता है वो सेल डिवीजन के जरिए से बनाता है। और आमतौर पे हायर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से होती है। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट आपकी बुक में दिया गया है। माइटोसिस हमेशा जो भी नए सेल बनाएगा वो पुराने सेल के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी जिस तरह के जीन्स पेरेंट सेल के पास हैं उसी तरह के जो जीन हैं वो डॉटर सेल के पास होंगे। अच्छा, हमारी बॉडी में जितने भी सेल बन रहे होते हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, रिपेयर के लिए चाहिए होता है, वो माइटोसिस से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस ऐसे सेल डिवीजन को कहा जाता है जिसमें पेरेंट जो सेल डिवाइड हुआ उसको पेरेंट सेल कहा जाता है, जो बन रहे हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है। तो डॉटर सेल और पेरेंट सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो जीन के लिहाज से हूबहू एक जैसे होते हैं। अच्छा, मियोसिस में डिफरेंट सेल बनते हैं और जैसे जितने भी गैमीट्स बन रहे होते हैं वो मियोसिस के जरिए से बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि जब भी गैमीट की बात आएगी तो हमेशा कौन सी रिप्रोडक्शन की बात आएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? गैमीट डिफरेंट होंगे, जब वो मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो नई वैरायटी का, इस वजह से वालिदैन और बच्चों में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मुमासलत कम होती है, यानी हूबहू एक जैसे नहीं होते। इंसानों के बच्चे देख लें, वो पेरेंट्स की तरह कुछ करैक्टर मिलते होंगे, कुछ अम्मी पे गए कुछ अब्बू पे गए, लेकिन हूबहू वो वालिदैन की तरह नहीं होते। उनके अंदर एक नई वैरायटी आई होती, कुछ करैक्टर माँ के आए होते हैं, कुछ करैक्टर बाप के आए होते हैं। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ करैक्टरिस्टिक है, मिक्सिंग ऑफ जीन है, ये मियोसिस के अंदर हो रही होती है। अगेन ये कैसे होते हैं, एक लंबा टॉपिक है, इसको फिर हम आगे जब फर्दर आपकी टॉपिक्स के अंदर आएंगी ये चीज़ें, फिर हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। बहरहाल
इन चीज़ों का कुछ आइडिया आप लोगों को मैट्रिक में भी हुआ है, तो इस वजह से इनको फर्दर अब यहाँ हम डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करते। तो ये हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये 7 कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो लिविंग कहलाएगा, जिसके पास नहीं होंगी वो नॉन लिविंग कहलाएगा। और सेल के पास ये 7 की 7 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं सेल हैव लाइफ। सेल से छोटी चीज़ों के पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेल से छोटे जो यूनिट हैं वो लाइफ नहीं रखते। वो सेल के अंदर तो काम करेंगे, सेल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये हमारा आर्टिकल है। अगला जो इंशाल्लाह आर्टिकल होगा वो सेल थ्योरी से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।